से तो मैं मध्य प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, हरियाणा सरकार का, सेंट्रल फोर्सेस का कोई उदाहरण, इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं उनका कोई उदाहरण नहीं दूंगा। सबने अपनी अपनी कहा कि इतने परसेंट हम लेंगे, इतने परसेंट हम लेंगे, इतने परसेंट हम लेंगे। नहीं, मैं आप ही के जवाब से आपका जवाब पूछता हूं, प्रश्न बनाता हूं। आपने कहा कि क्या इज्जत करेंगे? हरियाणा तो मैं भी घूमता रहता हूं। आप ही ने कहा कि हर युवा वहां जाता है शहीद होने के लिए। तो कैसे समाज की बात कर रही हैं? अगर उसका वहां से 4 साल बाद आ गया तो क्या वो समाज निकाल देगा उसको? ये भाग जाओ यहां से। आप ही ने कहा ना अभी कि वो हरियाणा, मुझे फक्र है हरियाणा से, वो उगाता है हम खाते हैं, इतना गेहूं पैदा करता है वो। तो वो समाज क्या निकाल देगा कि तुम जाओ? ना 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 ना, अब तुम काबिल नहीं हो, भाग जाओ। मैंने तो अभी ये उदाहरण दिया ही नहीं कि सेंट्रल फोर्सेस और उसके बाद इंडस्ट्रियल यूनिट्स वो रिक्रूटमेंट के लिए तैयार है, स्टेट गवर्नमेंट्स तैयार है। मैं वो नहीं बोल रहा। प्रतीक जी, आप कितने साल से जो है जर्नलिज्म में हैं? 27 साल। आपको अगर 4 साल जर्नलिज्म कर, जो सबसे बड़ा आपका सपना था, 4 साल बाद आपको जर्नलिज्म करने से रोक दिया जाए, आपको घर पे बैठा दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? जवाब देता हूं। अगर 75 लग गया, 1975, 1975 इमरजेंसी, तब तो आप रोक देंगी मुझे, तब तो आप मुझे रोक देंगे। तब तो मैं इमरजेंसी के समय में तो पत्रकारिता नहीं करूंगा। 75-77 गुजर जाए उसके बाद कर पाऊंगा। लेकिन आपने कहा कि आपको रोक दिया जाए तो क्या करेंगे? तो जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और वो काफी हैं, पर्याप्त हैं। मेरे बच्चे को कोई रिजर्वेशन नहीं है एक्स आर्मी का। मेरे बच्चे को साधारण रूट से ही जाना है, और सारी लोगों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वो उसको रिजर्वेशन के लिए तैयार है। कहीं कहीं तो उन्होंने कहा है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये हुआ कि हम तुमको 10% देते हैं, तो 10% तुम ही होगे सिर्फ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और कोई नहीं हो सकता। 90 में बाकी होंगे, 10 तुम होगे। तो हमको दे दीजिए, हमारी पत्रकारिता ले लीजिए, हमें नहीं जरूरत है। हमने कर ली सर, हमने कर ली जो करना था। अब आपको अगर लेना है मेरी पत्रकारिता तो ले लीजिए, मुझे तैयार है, मुझे कुछ और भी कर लूंगा। प्रतीक जी, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि आप क्या करेंगे? पकोड़े बेचेंगे या आरएसएस के मुख्यालय के बाहर जो है पहरा देंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे या मोची बनेंगे क्या? चुपचाप बैठ जाना, उठा फेंक दूंगा आज। T-72 है टैंक आज मेरे पास, बैठ जाओ चुपचाप भाई। आप क्या करेंगे? पकोड़े बेचेंगे, आरएसएस के दफ्तर के बाहर चौकीदार बनेंगे, या एक क्या बोला इन्होंने, या मोची बनेंगे? मोची मैं जब भी बाहर गया, जिस जगह भी बाहर गया, मैं मोची के बगल में बैठा, क्योंकि पूरे शहर का हिसाब किताब मोची से मिलता है, सम्मानित है। आपका भी आपने रिजर्वेशन दिया है, तो मोची को आप किस दृष्टि से देखती हैं मुझे नहीं मालूम। आपने चाय वाले को, पकौड़ा बेचने वाले को किस दृष्टि से देखा मैं नहीं जानता। आपने देखा है, मैंने नहीं देखा। मेरे तो सर माथे पे। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, चाहे पीपल के पेड़ के नीचे जूता गाड़ता वो मोची हो, और चाहे कोई अध्यापक, ये देशभक्त दोनों बराबर हैं अपने। हाँ, ये बात और है कि जब अगर कोई सैनिक देश की रक्षा करते हुए बलिदान हो जाए तो वो वीरगति का सर्वोच्च शिखर है, वो सर्वोच्च शिखर है। लेकिन मोची समाज का अभिन्न अंग है, और उसका बेटे को रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के साथ स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह प्रक्रिया में सम्मानित है। नाउ द बीजेपी जी। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को समझने की जरूरत है। लड़ाई है दो विचारधारा में। मैं तो पहला तो प्रश्न आप सभी है, एक है जी, ये जो एक बात घर करती जा रही है कि हमारा रोजगार छिनता जा रहा है, तो रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है, तो उसको आप एड्रेस करिए। प्रतीक जी, देखिए, आपने 10 से 12 मिनट दोनों विपक्ष के लोगों को दिया, मुझे 1.5 मिनट दीजिए। 2 मिनट दिया आपको। देखिए, ये जो लड़ाई है ना, ये झूठ बोलने वाली विचारधारा है, और दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूती के साथ
भारत को विश्व पटल पे नंबर 1 बनाने वाली विचारधारा की है। ये सुबह से शाम झूठ बोलते हैं, ये लगातार। अब आप चुप रहिए, अब आप चुप रहिए। आप सम्मान की बात करते हैं सेना की, आप सड़क का गुंडा आपने कहा सैनिकों को, तब आपका सम्मान कहां गया था? और ये आपके साथी खड़े हैं यहाँ पे जिन्होंने सैनिकों को, जो सैनिक वीर गति, आप बैठ जाइए, अभी मेरा समय चल रहा है, बैठिए, आप शिक्षक हैं, बैठिए अभी आप। तो ये लोग सैनिकों को गाली देने वाले, सैनिकों को दंश देने वाले, ये नहीं समझेंगे युवा भारत का मतलब, ये नहीं समझेंगे अग्निवीर को। अग्निवीर जो व्यवस्था भारत में हमारे प्रधानमंत्री ने दी है, वो आगे के भविष्य को देख के दी है। जो आप बात कह रहे थे, मैं उन कमेटियों पे चर्चा नहीं करना चाहूंगा जो पार्लियामेंट की कमेटियों पे बार बार युवा सेना की बात कही गई, लिखी गई, चर्चा हुआ, लेकिन इनकी सरकारों ने इंप्लीमेंट नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि वो भी चुनाव का बड़ा मुद्दा बना के रखा था। इस बार जो दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रधानमंत्री हैं, जो सबको साथ लेके चलते हैं, जिसका सेना का सम्मान पिछले 10 साल में दुनिया ने लोहा माना है, पहले भी माना था, लेकिन इनके लोगों ने उसको खत्म करने का काम किया है। प्रतीक जी आप समझिए, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से सेना का आज पूरे दुनिया में सम्मान हो रहा है। आप झूठ बोलते हैं, 10% हर जगह कोई ऐसी जो भारतीय एजेंसी के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट होगी, उसमें आपको वहां पे रिजर्वेशन अग्निवीर को दिया जा रहा है। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी इच्छा शक्ति कोई हो ही नहीं सकती। अरे रितु चौधरी, आप तैयार होके नहीं आए हो आज आप बहके से लग रहे हो। आज आपके पास मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज आप सेना पे बात कर रहे हो। मैं इनसे पूछ रही हूँ कि 10% रिजर्वेशन है, बाकी 90 क्या? अरे बाकी लोग कहाँ? नहीं करोगे आप प्रतीक जी, ये बहुत सीरियस मामला है। बाकायदा प्रधानमंत्री, मैं तो सीरियस मानने को जानना चाहता हूँ। सीरियस प्रधानमंत्री जी को बाकायदा पता है ये बेरोजगार युवाओं का मजाक उड़ाने की ये देखिए बात, मैं आप ही के पास हूँ, आप ही के पास हूँ। देखिए, ये मुद्दा है अग्निवीर का, बयान वीर नहीं चाहिए यहाँ पे हमें। अग्निवीर पे जो बात करें, डायरेक्ट मुद्दे पे बात करिए, डायरेक्ट मुद्दे का जवाब दीजिए मुझे, मैं आऊंगा। हाँ जी। इनके 52 साल के युवा नेता को ये बात समझ ही नहीं आएगी कि वो अग्निवीर पे चर्चा करें। उन्हें तो हर जगह अपना रायता फैलाना है, उन्हें तो हर जगह जाके, आप देख नहीं रहे, आज तक संसद में आपने देखा कि कोई विपक्ष का नेता उकसाता हो, जाओ भाई जाओ, मारो 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 उसको। नहीं, सुन लीजिए, ये हो रहा है। आप भाई देखिए, लैंग्वेज बिल्कुल सही है, बिल्कुल लैंग्वेज सही है। विपक्ष के नेता धमकाइए मत, आपकी 99 सीट आई, धमकाइए मत। सत्ता हमारे पास है, हम धमकाते नहीं, हम प्यार से बात करते हैं। सुनिए, बहुत अच्छी